खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हस्ब मामूल मेरे साथ इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। स्वीडन में प्रोफेसर एमरेटस हैं। इनकी किताबों ने न सिर्फ अवार्ड्स हासिल किए, बल्कि ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख को एक नया जाविया बख्शा। हम कश्मीर के मामले पे बात कर रहे थे और ये हमारी उस तमाम इंटरव्यू सीरीज़ का हिस्सा है कि जहां हम डॉक्टर आयशा जलाल से बात कर चुके और डॉक्टर इश्तियाक से बात कर रहे हैं। बाद में इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी भी लेंगे, ताकि ये मामले को मुकम्मल हैसियत से अनबायस होके पॉलिटिकली समझ सकें। इश्तियाक साहब, पिछले हिस्से में आपने हमें यासीन मलिक साहब का पूरा किस्सा समझाया, हमने उस पर बात की, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब हम कोशिश करेंगे कश्मीर को शुरू से समझ सकें। जब हम कश्मीर कहते हैं, और हमने तारीख में देखा कि इलाकों की बाउंड्रीज बड़ी भी हो जाती हैं, छोटी भी हो जाती हैं। कश्मीर शुरू से वही खित्ता है जिसे आज हम कश्मीर समझते हैं, या ये पहले बड़ा था अब छोटा हो गया? अगर आप कश्मीर को डिफाइन कर सकें, कश्मीर तारीखी पस मंजर में क्या है? देखें, कश्मीर एक जमाने में अपनी उनकी आजाद हुकूमतें भी होती थी। बाकी हिंदुस्तान की तरह वंस कश्मीर वाज ऑल हिंदू। बाद में एक पीरियड आया, वहां पे बुद्धिस्ट लोग हो गए। बुद्धिस्ट पीरियड के बाद ईरान से आए अली हमदानी, एक सूफी थे, नक्शबंदी ऑर्डर के थे शायद, बट दैट आई एम नॉट श्योर। ये उन्होंने वहां पे इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। वहां के एक जो रूलर थे वो मुसलमान भी हो गए, शायद उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन रखा गया। तो कश्मीरी लोग जो हैं वो हिंदू से बुद्धिस्ट से मुसलमान, ये उनके चेंजेस आते रहे। और अफगान मुगल के पीरियड में आपको पता है जहांगीर की तो डेथ ही वहां पे हुई थी, ऑन द वे कश्मीर पे वापस आते हुए। जी। ये जाते थे तो वो मुगल प्रोविंस भी था। उसके बाद अफगानों की वहां पे हुकूमत आई। कहा जाता है अफगानों ने वहां पे बहुत फोर्स इस्तेमाल की, और उसके बाद सिखों के पास आ गई ये जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी हुकूमत लाहौर से फैलाई, तब भी मुसलमानों के ऊपर बहुत ये जुल्म हुआ। ठीक है, अफगानों ने हिंदुओं पे किया, इन्होंने सिंधी अपना महाराजा रंजीत सिंह के दौरान में मुसलमानों पे हुआ। और बाद में जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत खत्म हो गई तो 1846 में अंग्रेजों ने बेच दिया इसको जम्मू के एक डोगरा चीफ के पास। और आप कह सकते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर वाज मुस्लिम। कश्मीर वैली 94%, इवन मोर मुस्लिम। जम्मू जो है प्रोविंस, वो कोई 62% मुसलमान था। और लद्दाख जो है वो वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड, वास्ट बट स्पार्सली। वहां पे शायद बुद्धिस्ट जो थे वो 52% थे, लेकिन बाकी मुसलमान थे। लद्दाख के मुसलमान असना शरी शिया है। कश्मीर वैली के मुसलमान जो हैं वो सुन्नी परसुएशन के हैं। जम्मू के अंदर मेजॉरिटी सुन्नी है, उसमें कुछ इलाकों में डिस्ट्रिक्ट्स में शिया प्रेजेंस भी है। होता क्या है कि ये कश्मीर 1927 में महाराजा जो थे कश्मीर के, उन्होंने एक लॉ बनाई कि नो नॉन कश्मीरी कैन बाय प्रॉपर्टी है। 27 में ये बनी, और उसका कहा जाता है इसलिए बनाई थी कि अंग्रेज जो हैं उनको कश्मीर लगता था जैसे कि इंग्लैंड जैसी है ना क्लाइमेट, और वो सेटल होना ना शुरू हो जाए, विच द महाराजा डिडंट वांट। ठीक है, अब आ जाता है इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में चल रहा था। तो प्रिंसली स्टेट्स पे जो पोजीशन बन रही थी उस दौरान में, जल्दी जल्दी मैं बता रहा जी हूँ जी जी जी। क्योंकि डिटेल्स तो नहीं हम ले सकते। उसमें 1930s में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की पोजीशन ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये एक आउटडेटेड पैरासाइटिकल किस्म की स्टेट्स हैं।
पूरे हिंदुस्तान को हम एक इंटीग्रेटेड स्टेट बनाएंगे और ये सारे जम हो जाएंगे उनके अंदर। जिसके बरक्स मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू ये था, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। 1937 में जब इलेक्शन हो गए तो जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया, देयर आर ओनली टू फोर्सेस इन इंडिया, द ब्रिटिश एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इलेक्शन वो ही जीते थे, वो इलेक्शन जीत गए थे, अंग्रेज रूलर थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का बिल्कुल एकदम बयान आ गया कि देयर आर फोर फोर्सेस इन इंडिया, द ब्रिटिश, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो जिन्ना साहब की पोजीशन ये थी कि फ्यूचर में जो भी इंडिया का फैसला होगा, प्रिंसली स्टेट्स की इंडिपेंडेंस को हम रिस्पेक्ट करेंगे। अब ये सारा इन्फ्लुएंस कश्मीर में अगर हम ले आए तो बाय द लेट 1920s एक मुस्लिम नेशनलिस्ट फीलिंग अगेंस्ट द महाराजा थी। उसकी वजह यह है कि ये जो डोगरास हैं और ये बड़े लैंडलॉर्ड्स, एक तो जम्मू में भी ये थे, लेकिन कश्मीर वैली के अंदर भी ज्यादातर लैंड ओनरशिप हिंदुओं के पास थी, चंद मुसलमानों के पास भी थी। तो आप कह सकते हैं कि जो है ना हैव नॉट्स की मूवमेंट, वो इस्लामिक मुसलमानों की मूवमेंट भी हो गई। अब आप ये देखें 1936 में जवाहरलाल नेहरू का एक बयान है कि फ्यूचर इंडिया के अंदर जो एक सेकुलर होगा, हम जिम्मेदारी सिस्टम खत्म कर देंगे। तो कश्मीर की मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी दो पोजीशंस बनी। 1939 में शायद ये बनी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, जिसमें दो लीडर थे, वैली से शेख अब्दुल्ला थे और जम्मू से थे चौधरी गुलाम अब्बास। जैसे जैसे कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की मूवमेंट आगे बढ़ रही थी, आप जरा देखें ना, मेन फाइटर्स, मेन तो कॉन्टेस्ट उनका है। तो चौधरी गुलाम अब्बास जो हैं वो प्रो मुस्लिम लीग थे, और वैली के अंदर जो मेजॉरिटी थी वहां पे मुसलमानों की, वहां के शेख अब्दुल्ला फाउंड दैट Nehru's idea of radical land reforms favors his Muslims in Kashmir. और आप अगर देखें, ये जो है एक ब्रिटिश राइटर, यार एकदम मुझे आई एम गेटिंग टू ओल्ड नाउ, मुझे नाम भूल जाते हैं, लेकिन फेमस उसकी किताब है। उसने खुद कहा है कि महाराजा को कायदे आजम का बयान था कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन योर इंटरनल अफेयर्स, विच मेंट के लैंडलॉर्ड जो आपकी लैंड सिस्टम है, हम उसमें भी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो महाराजा बीइंग अ हिंदू hated Nehru because of his socialist rhetoric. Jinnah Sahab, stiff-lipped, didn't cultivate the Maharaja. सिर्फ एक बयान है उनका कि हम आपके इंटरनल मैटर्स में नहीं इंटरफेयर करेंगे। और मुस्लिम लीग की ये पोजीशन जून 1947 तक यही रही है कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट रहेंगी, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जून 1947 तक कांग्रेस की पोजीशन 37 से ऑनवर्ड्स यही है कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये जम हो जाएंगी, अमेलगेट कर ली जाएंगी इनटू द ग्रेट इंडियन स्टेट, व्हाटएवर यू आर। तो इफ आई एम द महाराजा, आई एम अ हिंदू, बट आई स्टिल फील कि मेरा सत्यानाश तो हो जाएगा अगर ये कांग्रेस यहाँ पे सारा, मेरी स्टेट भी खत्म हो जाएगी। तो अगर उस जमाने में मुस्लिम लीग कल्टीवेट करती शायद कश्मीरी लीडरशिप को, तो इनके चांस इंप्रूव कर जाते। बल्कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे कक, हु वाज अ हिंदू ब्राह्मण बाय द वे, पंडित, ही वाज प्रो पाकिस्तान, उसने अपने महाराजा को कहा भी था कि आप पाकिस्तान के साथ। उसकी वजह क्या है कि अगर आप कश्मीर की इकोनॉमी देखें, फूड सप्लाईज देखें, तो वो सारी पाकिस्तान से होती थी। इंडिया का तो कनेक्शन बनता है ना, वो उधर से यार क्या कहते हैं, पठानकोट जो है एक तहसील गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की, ऊपर से जाके चंबा स्टेट से, होशियारपुर से भी निकलता है, बट दोज वाज नॉट डेवलप्ड पार्ट्स।
डेवलप पार्ट जो थे मुजफ्फरगढ़ वाला था, रावलपिंडी से जाते थे और जम्मू जाते थे, जेल अपना सियालकोट से सारा कुछ यहां से सप्लाई होता था वहां पे। सो आई थिंक दीज वर द टू पोजीशंस। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग नाउ इज कि 3 जून 1947 का जो है ना पार्टीशन प्लान जो अनाउंस हुआ, इसको जरा याद रखें जी। उसके अंदर कहा गया कि ये जो पार्टीशन होगी ये सिर्फ उन इलाकों के लिए अप्लाई होती है जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। सो द प्रिंसली स्टेट्स इन प्रिंसिपल could remain independent, negotiate a relationship with India or with Pakistan। तीनों पॉसिबिलिटीज थी उनके पास। इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है 18 जुलाई 1947 जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जहां पे डिक्लेयर किया गया 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। वहां पे भी प्रिंसली स्टेट्स की जो है ना बिल्कुल आइडेंटिकल है जो 3 जून प्लान में है कि उनका फ्यूचर उनके रूलर डिसाइड करेंगे। देयर इज नो मेंशन कि वो लोगों की कंसल्टेशन से करेंगे या नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये चीजें बाद में आई हैं, बल्कि माउंटबेटन ब्रॉट दिस इन और वो इंडियन वहां पे गए हैं फर्स्ट। वरना जो 3 जून की प्लान है और ये 18 जुलाई वाला है उसके अंदर यही है कि द स्टेट्स विल डिसाइड। स्टेट्स कौन डिसाइड करते हैं? अंग्रेजों ने जब की थी ट्रीटीज तो रूलर्स के साथ की थी ना, वहां पे लोगों का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सो पैरामाउंसी यानी ब्रिटिश ट्रीटीज बिकम ऑब्सोलीट वंस पावर इज ट्रांसफर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वाली पोजीशन थी जी। अच्छा, इस दौरान आप देखें 1946 के अंदर जो ओपिनियन कश्मीर के अंदर ये थी, हिंदू महासभा भी वहां पे थी ना, जम्मू में ये थे अपना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कश्मीर वैली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला की। शेख अब्दुल्ला एंड द जम्मू डोगराज, ये जो है हिंदू महासभा, they were all agreed कि कश्मीर will remain independent। लेकिन चौधरी गुलाम अब्बास और मुस्लिम लीग ने मूवमेंट शुरू कर दी कि हम इल्हाक कराएंगे पाकिस्तान के साथ, यूनियन विद पाकिस्तान। तो सबसे पहले स्प्रिंग कहा जाता है लेकिन एक्चुअली इट मींस जून के अंदर पुंछ के इलाके में जो था वहां पे सियासी हरकतें शुरू हो गई जो वायलेंस की तरफ गई। वो ऐसे था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, एक तो थी कश्मीर आर्मी महाराजा की अपनी, एक थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर कश्मीर स्टेट से लोग जो उस आर्मी का हिस्सा थे। उसमें से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है सुदन की, सुदन जो ये पुंछ इलाके में बहुत पावरफुल है। सरदार इब्राहिम और अब्दुल कयूम ये सारे उनके बड़े नाम हैं, ठीक है। कहा जाता है कि पुंछ के अंदर महाराजा ने कोई टैक्सेस और बढ़ा दिए और उस पर प्रोटेस्ट हुए, तो महाराजा ने कोशिश की कि जो इनके पास वेपन सेकंड वर्ल्ड वॉर के ये छुपा के लाए हैं इनसे ले लिए जाएं। वहां पे इन्होंने रेजिस्ट किया और रेजिस्टेंस के अंदर फिर एक ओपन रिबेलियन शुरू हो गया, लेड बाय द मुस्लिम्स सोल्जर्स ऑफ बोथ द कश्मीर आर्मी जो ज्वाइन कर गए, जो रिटायर्ड थे, और जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे मुस्लिम्स, जिसके खिलाफ फिर एक्शन कश्मीर फोर्सेस ने किया। अब अगर आप इंडियंस को पूछें वो हजारों की बात करते हैं, हिंदू सिख मार दिए। हमारी तरफ से पूछा जाए तो वो 100 में जिक्र है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि क्रोनोलॉजी देखनी चाहिए ना कि कैसे वायलेंस शुरू हो रही है, तो वो पुंछ से शुरू होती है। उसके बाद कश्मीर, मेरे ख्याल महाराजा की एक स्टेटमेंट जो इंडिया में लोग इस पे चुप हैं और मैं समझता हूं
पाकिस्तान में इसका जिक्र होता है, मैं भी उसको दोहराना चाहता हूं कि वहां पे जम्मू के अंदर फिर महाराजा ने रियलाइज किया कि यार जम्मू के अंदर भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, कश्मीर वैली के अंदर भी है, तो देन द मुस्लिम्स इन जम्मू वर अटैक्ड बाय द महाराजा फोर्सेस। उनकी जो डेट है ना वो है 6 नवंबर 1947 एज द डे ऑफ मॉर्निंग जो वो बनाते हैं जम्मू के मुसलमान, 7 नवंबर 1947। लेकिन अटैक उससे पहले शुरू हो गए थे। अब हो जाता ये है कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान सेंड्स इन, ये सबको पता है यार, मगर रिपीट करने, लेकिन जी क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड आप पे आ देखें ना, जाएगा। क्रोनोलॉजी देख लें, आप क्रोनोलॉजी देख लें। 21 की रात को इरेगुलर्स पाकिस्तान यानी कपड़े पहन लिए दूसरे, लेकिन देवर सोल्जर्स, ठीक है। और उसकी वजह यह था कि जो उस जमाने में कमांडर इन चीफ थे ना पाकिस्तान के, अंग्रेज मसरबी, ही हैड गॉन टू इंग्लैंड, और ग्रेसी who was officiating, he refused to commit the regular Pakistan army into the war. उसकी वजह यह है कि उस जमाने के सुप्रीम कमांडर अभी तक दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ऑकिनलेग थे। ऑकिनलेग told Gracie, no, our British officers will not fight from both sides. So Gracie refused to commit Pakistan army, which made Jinnah साहब very angry. जिन्ना ने हुक्म दिया था एज गवर्नर जनरल कि आप हमारी फौज को भी लगा दें, इसलिए इरेगुलर भेजे गए, समझ गए आप। लेकिन जो पाकिस्तान से मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी गलती हो गई, वो इन्होंने ये वजीर और मैसूद और इस किस्म के ट्राइबल्स भी भेज दिए। इन ट्राइबल्स ने वहां पे जाके पेशकदमी तो की, लेकिन ये भूल गए कि ये जिहाद जो है वो आजाद कराने के लिए, इनके जहन में वही पुरानी जो लूट मार ये सारे करते आते थे। जब भी इंडिया में आए हैं तो ये लूट के ले जाते थे ना। इन्होंने बारामूला जो इज ओनली 35 किलोमीटर आई थिंक और माइल्स फ्रॉम श्रीनगर, वहां पे 3-4 दिन ये लूट के ट्रक भर भर के ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भेजते रहे हैं। हु इज द विटनेस टू इट? जिन्ना साहब के हैंड पिक गवर्नर जो थे सर जॉर्ज कनिंगहैम हैड रिटायर्ड इन 46 से पहले उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने वहां पे कांग्रेस की सारी मूवमेंट जो थी ना खुदाई खिदमतगार की, वो क्रश की थी। और ही हैड गॉन बैक, जिन्ना ने रिक्वेस्ट करके उनको वापस बुलाया था। ही राइट्स कि व्हेन आई सॉ कि ये जो ट्राइबल ट्रक भर के आ रहे हैं, तो मुझे उस दिन फैसला हो गया, मेरे जेहन में आ गया कि पाकिस्तान हैज लॉस्ट कश्मीर। समझ गए आप? और व्हाई डिड ही से इट? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगर उन्होंने ऐसा कहा तो। आप देख लें, मेरी किताब जो है ना गैरिजन स्टेट, उसमें भी कोटेड है, और आप वो भी पढ़ें। और भी ज्यादा आपको ओरिजिनल बता दूं, रेडर्स इनटू कश्मीर जी बाय जनरल, उस जमाने में शायद ब्रिगेडियर थे, अकबर खान, जो लीड कर रहे थे एज जनरल तारिक, ये नाम उठाया हुआ था। बट ही इज द वन हु फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी वाज टेकिंग पार्ट, बट नॉट एज पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि ऑफिशियल जंग नहीं ना थी हो रही। अच्छा, इनका झगड़ा जनरल ये इसका अकबर का बाकियों के साथ भी था। एक था खुर्शीद अनवर, अनदर मैन हु वाज देयर वाज सरदार शौकत याद, और शौकत याद की और शायद अकबर खान की नहीं बनती थी, तो इनके अंदर भी जो थे डिस्प्यूट्स थे। लेकिन द ग्रेटेस्ट हार्म वाज डन बाय दीज ट्राइबल पीपल हु वर सेंट इन टू डू जिहाद। तो वहां पे बयान है, मैंने वो पूरा दिया हुआ है, आप किताब के अंदर देख लें। और इफ यू लाइक आई कैन लेटर ऑन गिव यू द बायोग्राफी ऑफ सर जॉर्ज कनिंगहैम, वो भी आप पढ़ लें, जी ठीक है। जी इश्तियाक साहब, फिर जब हम जी सॉरी गो अहेड प्लीज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ये हुआ तो महाराजा एट दैट टाइम वाज इन श्रीनगर, तो व्हाट शुड ही डू?
should he give up, or he then made up his mind कि no, we will accede to India. He sent messages कि I want to join, accede to India. वहां पे उन्होंने महल बीपी मेनन को भेजा और पीछे सरदार पटेल होंगे, उन्होंने कहा yes, first you have to accede to India and then we can commit the Indian forces. तो 26 को अकॉर्डिंग टू द इंडियंस और 27 को अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, मुझे नहीं पता इस पे क्यों इतना झगड़ा है, बट एक्सेशन बिल साइन हो गया। और फिर उन्होंने अपनी फौज भेजी, उन्होंने एयरफोर्स भी इस्तेमाल की। तो श्रीनगर पे उन्होंने लैंड करवाए अपनी वो जो होती हैं पैराशूट से, एंड द वॉर देन स्टार्टेड। बाद में पाकिस्तान को उधर महात्मा गांधी ने जो मरण भरत किया था ना, और वो सारा सिलसिला जो हो रहा था, खैर उन्होंने ये भी परसुएड कर लिया इसको, पटेल को और नेहरू को, कि पाकिस्तान के पैसे दे दो। उन पैसों से इन्होंने बरतानिया से वेपन्स खरीदे। जब वेपन्स खरीदे, दिस इज फरवरी 1948, तो 40 तब अगेन जिन्ना साहब सेड टू ग्रेसी के आप पाकिस्तान फौज को उसमें डायरेक्टली कमिट करें। फाइनली इन अप्रैल, एज लेट एज अप्रैल, जाके एक ओपन वॉर बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान शुरू हो गई। अब until then it was mujahideen, according to us, according to Indians, irregular Pakistani forces and the tribals, you know, fighting. उसके बाद जो है ना, क्लाउली, ब्रायन क्लाउली, वेरी, उसकी पाकिस्तान आर्मी पे किताब है, he was a favorite of the Pakistan army, उनके कहने पे वो किताब लिखी है। He says कि by May 1947 the Indian forces were advancing और पाकिस्तान का जो होल्ड था वो कमजोर होता जा रहा था। तो सीज फायर जो है फाइनली इनको मानना पड़ा दोनों साइड्स को। तो यहां पे जाके बात रुकती है कि सीज फायर जब हुआ तो उससे पहले इंडिया टुक दिस टू द यूनाइटेड नेशंस अंडर चैप्टर 6। ये याद रखने वाली बात है, अंडर चैप्टर 6 द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये अपना एक कॉन्फ्लिक्ट बताया जाता है कि हमारे साथ एग्रेशन हुई है और हमारे कश्मीर हैज एक्सीडेड टू अस, तो पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए एग्रेसर और इट शुड बी ऑर्डर्ड टू लीव पाकिस्तान, टू लीव द कश्मीर स्टेट्स टेरिटरीज। इसके ऊपर यूएन का जो रेजोल्यूशन है ना, वो आप पढ़ लें, उसके अंदर जो चीज मानी गई, उन्होंने पाकिस्तान को अग्रेसर बाय नेम नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन जो वो रेजोल्यूशन है ना, जो बेसिक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि ये कश्मीर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है और वी अर्ज बोथ साइड्स टू विड्रॉ। लेकिन जो उन्होंने मैकेनिज्म बताया वो ये था कि इंडिया कैन, क्योंकि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो था ना साइंड, सो दे हैव अ लीगल राइट टू बी इन कश्मीर, बट विद व्हाट पर्पस, कि वो एक प्लेबिसाइट होगा कश्मीर के अंदर जहां पे कश्मीरी जितने भी हैं वो वोट करेंगे वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पाकिस्तान फोर्सेस हैव टू विड्रॉ, then the Indian forces have to withdraw, then the handful of administrators, Indian administrators, will manage the plebiscite. ये है वो रेजोल्यूशन। बात ये है कि उस दिन के बाद पाकिस्तान ने 1 इंच वो नहीं छोड़ा, कोई विड्रॉल नहीं किया, ना इंडिया ने किया। तो यहाँ पे अब आप अगला सवाल जो करना चाहें कर दे। क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात बतानी भूल गया हूं कि ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो जम्मू प्रोविंस के अंदर 62% मुसलमान थे, बाय दैट टाइम इट हैड रिड्यूस्ड टू 29%। इसका मतलब है बेतहाशा लोगों को वहां से धक्के से निकाला गया ताकि डेमोग्राफिकली जम्मू बिकम्स हिंदू मेजॉरिटी
एरिया। उससे पहले वैली तो थी, लेकिन वैली जो है वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थी बिकॉज ऑफ शेख अब्दुल्ला। तो यहां से उन्होंने निकाला गुलाम अब्बास को और इंसारों को, और इसीलिए 6 नवंबर 1947 इज द ब्लैक डे सेलिब्रेटेड बाय जम्मू मुस्लिम्स। कुछ लोग कहते हैं जी 100,000 मार दिए, कोई 200,000 कहते हैं, कुछ 20,000 भी कहते हैं कि लोग मारे गए, लेकिन एटलीस्ट 400,000 वर पुश्ड अक्रॉस द बॉर्डर इनटू पाकिस्तान सियालकोट के जरिए। तो ये अब मैंने आपको पूरी दे दी है, और क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब आप सवाल करें। इस पूरे सिचुएशन में हमें इंडिया का केस तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान का केस भी आप, मैं चाहता हूँ आप उस पर भी कमेंट करें। आप जानते हैं कि जो ट्रीटी थी, पाकिस्तान कहता है कि उस पर साइन नहीं हुआ, साइन बाद में हुआ, टाइम गुजर गया था। आज तक कहते हैं कि आज तक साइन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान का केस भी प्रेजेंट कर सकें हमारे सामने। देखिए, पाकिस्तान का केस कई तरीके से भी तो कमजोर हो जाता है ना। 1 और 2 नवंबर को माउंटबेटन हैड कम टू पाकिस्तान। उस जमाने में अभी कश्मीर देखें, कायदे आजम केम फ्रॉम कराची, और 3 हफ्ते ये रहते रहे हैं लाहौर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, ट्राइंग टू पुट दिस कैंपेन इनटू ऑपरेशन। तो उस दौरान आना था नेहरू ने भी, बट नेहरू अकॉर्डिंग टू द इंडियंस हैड फैलन इल, सो ओनली माउंटबेटन कैन कम। आप पढ़े A.G. नूरानी की किताब है कश्मीर के ऊपर, इंडियन स्कॉलर हैं जो क्रिटिकली चीजें लिखते हैं, हैदराबाद पे भी उनकी बहुत मशहूर किताब है। वो कहते हैं कि माउंटबेटन ऑफर्ड टू कायदे आजम के जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में हम प्लेबिसाइड करा लेते हैं, बट जिन्ना साहब शोड नो इंटरेस्ट। इसके बाद और सुने, ये मैंने आपके लिए निकाल के रख ली है, ताकि ये है द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, जी। चौधरी मोहम्मद अली, पेज 299। मैंने कहा यार, बाद में मेरे खिलाफ जो लोगों ने हुआ है, वो चौधरी मोहम्मद अली जो है ना, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और जिन्ना साहब ने उन्हें ब्यूरोक्रेसी का हेड बनाया था। जी। और जिस तरह बताया जाता है, हर शाम को कायदे आजम उन्हें बुला लेते थे और सारे दिन की खबर लेते थे। सो ही वॉज अ वेरी क्लोज, ट्रस्ट वर्दी, आप कह सकते हैं, फॉलोअर ऑफ जिन्ना। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो लिखते हैं कि दिसंबर 1947 में मैं और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान गए हुए थे दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी तक वो जो कमिटीज बनी थी ना 3 जून प्लान के मुताबिक, पार्टीशन के अपना मैनेज करने को कई कमेटीज बनी थी। तो ही सेज के लेट मी रीड दिस आउट। जी जी, प्लीज प्लीज। Sardar Patel, although a bitter enemy of Pakistan, was a greater realist than Nehru. In one of the discussions between the two prime ministers, at which Patel and I were also present, Liaquat Ali Khan dealt at length on the inconsistency of the Indian stand with regard to Junagadh and Kashmir. ठीक है? If Junagadh, despite its Muslim rulers' accession to Pakistan, belonged to India because of its Hindu majority, how could Kashmir, with its Muslim majority, be a part of India simply by virtue of its Hindu ruler having signed a conditional instrument of accession to India? ये बात ले रहे हैं वो. If the instrument of accession signed by the Muslim ruler of Junagadh was of no validity, the instrument of accession signed by the Hindu ruler of Kashmir was also not valid. यहाँ तो लग रहा है कि पाकिस्तान मान रहा है कि साइन तो है, तो लिहाजा आपने कहा था ना कि वो साइन ही नहीं हुआ। ये मिथोलॉजी हो जाती है, यहां से ही आप पकड़ लें। क्वेश्चन ये हो रहा है कि अगर जूनागढ़ का नहीं माना जा रहा साइंड एक्सेशन, तो आप कश्मीर का कैसे मान रहे हैं? ये नहीं कहा जा रहा कि कश्मीर का तो साइन ही नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में केस तो प्रेजेंट करता है ना, वो गलत करता है ना। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट दिस हैड। एक और बात चले, वो साइंड है यार, मैंने खुद देखा हुआ है।
अच्छा हाँ हाँ, वो इंडियंस ने प्रिजर्व किया हुआ है, ये सब बातें हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद सुने, जी when Liaquat Ali Khan made these incontrovertible points, Patel could not contain himself and burst out, why do you compare Junagadh with Kashmir? Talk of Hyderabad and Kashmir, and we could reach an agreement. आगे वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, यानी दिस इज नॉट पटेल बट चौधरी मोहम्मद अली सिंह. Patel's view as at this time and even later was that India's effort to retain Muslim majority areas against the will of the people was a source not of strength but of weakness to India. He felt that if India and Pakistan agreed to let Kashmir go to Pakistan and Hyderabad to India, the problem of Kashmir and of Hyderabad could be solved peacefully and to the mutual advantage of India and Pakistan. अच्छा, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा, एक तो पाकिस्तान ने मेरी रिसर्च ने हिला दिया है ना, इंडिया में मैंने हिला दिया, क्योंकि इंडिया में सारा ब्लेम नेहरू पे डालते हैं. यहां से प्रूव हो रहा है कि पटेल वाज विलिंग टू डू बिजनेस विद पाकिस्तान ऑन कश्मीर, अगर वो हैदराबाद में हम पंगा ना ले. अच्छा, ये जो मैंने रेफरेंस तो आपको दिया ना, डायरेक्टली इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान जो चौधरी मोहम्मद अली की है, पाकिस्तान में छपी हुई है, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छपी थी. ठीक है, ये स्टैंडर्ड किताब है, और नोबडी कैन एवर क्वेश्चन चौधरी मोहम्मद अलीज लॉयल्टी टू जिन्ना साहब. तो ऐसी कोई बात नहीं है. एक और आप देखें, जी के एच खुर्शीद का नाम आपने सुना है? जी वो आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी थे 1944 से लेके सितंबर 1947 तक, पाकिस्तान बनने के एक महीने के बाद तक. ठीक है, उनकी किताब है माई मेमोरीज ऑफ जिन्ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कराची ने छापी हुई है, जिससे मैंने ये एक कोट किया है कि एच खुर्शीद टॉक टू चौधरी रहमत अली, क्योंकि कुछ लोगों को वो मिले जो कायदे आजम को बहुत करीब जानते थे, उनके इंप्रेशन लेने थे उन्होंने इस किताब के लिए. तो दिस इज व्हाट के एच खुर्शीद इज रिपोर्टिंग अबाउट व्हाट मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली टोल्ड हिम. ये जरा सुन ले. Muhammad Ali's impression, yani Chaudhry Muhammad Ali's impression was that until December 1947, to be exact, 22nd December, India was in the mood to effect a settlement if Pakistan agreed to concede Hyderabad to India in return for Kashmir. He, yani Chaudhry Muhammad Ali, says he reported this to Jinnah, who did not somehow seem agreeable. ये सुने जरा, ये अंडरलाइन करने वाली है. Who somehow did not seem agreeable. On the question of princely states, he felt Mr. Jinnah, being the clever tactician that he was playing for some higher stakes, but obviously he did not succeed. ये बहुत बड़ा बयान है जिन्ना साहब का, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और वो यहां पे भी आप देख लेना, यहां पे ये भी है जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया है कि फर्स्ट और सेकंड को माउंटबेटन ने ऑफर किया था कि आप जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में करवा लें प्लेबिसाइट विद जिन्ना ओवर रूल्ड. लेकिन वहां पर वो क्या लिखते हैं अपना एजी नूरानी ही रेज, on 4th August 1947, shortly before leaving New Delhi for Karachi, Jinnah advised Hyderabad state to emulate the example of the martyrdom of Imam Hussain at Karbala.
उन्हें क्या यानी क्या कहा कि कुर्बान हो जाओ, हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा नहीं बनाना। मेरा इतराज वैसे यहाँ पे आप भी सुन लें और सब भी लोग सुन लें। लोगों को कुर्बानियां करवा दी, हैदराबाद को करवा दिया, मिलियंस ऑफ मुसलमान उनके घर गए, बेटियां गए, बच्चे गए, सारा कुछ गया। लेकिन सच्ची बात ये है कि खुद खत लिखा, नेहरू को पैगाम पहुंचाया थ्रू द इंडियन हाई कमिश्नर, और वो ये जो है हमारी जिना पेपर्स में भी वो कोटेड है, अगर आप चाहें वहां से पढ़ लें, कि उन्हें कहा कि ये जो मलाबार का घर है ये तो मैंने ईंट ईंट खुद बनाया है, इसको प्लीज ना आप हमसे ना ले, मुझसे ना ले, ये मेरी प्रॉपर्टी है और पता नहीं मैं कभी आऊं, इस किस्म की बातें कुछ थोड़ी सी हैं। लेकिन एक्चुअली व्हाट डिड ही वांट, ही सेड कि इसको आप रेंट आउट करें टू यूरोपियंस, यानी मुसलमान इंडियन या हिंदू इंडियन को नहीं, यूरोपियंस को, और मुझे इसका किराया हर महीने 3,000 मिलना चाहिए। तो जिन्ना साहब लोगों को तो करबला की को देते थे पैगाम के ये कर दो वो कर दो, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने ही वांटेड टू सफर नथिंग। आई थिंक दैट इज मॉरली नॉट वेरी डिफेंसिबल, दिस इज माय ओपिनियन। अपना घर बचाने के लिए तो नेहरू को प्लीड कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि यूरोपियंस को ये दिया जाए और 3,000 मुझे महीने का किराया भी मिलना चाहिए। एंड आई थिंक नेहरू अग्रीड, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। बाद में क्या बना वी डोंट नो, आज तक उस घर का झगड़ा बना हुआ है। तो अब बात करें, मैंने जो किताबें कोट करनी थी कि पाकिस्तान ने अपना केस, पाकिस्तान का ये है कि जी 27 को हुआ था। हाउ डज दैट मैटर? फॉर मी दैट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। नहीं, इट मैटर्स। वो ये कहता है कि पहले फोर्सेस आ गई थी, उसके बाद उन्होंने साइन किया ताकि उस फोर्सेस को लेजिटिमेसी दी ओके, जा सके। बट पाकिस्तानी फोर्सेस तो पहले दिन थी विदाउट डिक्लेयरिंग अपने आप को, इन्होंने कहा, यानी सारे जानते हैं कि ये खुद रेगुलर गए हुए थे। यानी जनरल अकबर वाज नॉट इररेगुलर, ही वाज इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये कोई मॉरली ग्राउंड तो कोई नहीं ना है। बट सारों का जानना ये लीगली कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं है ना, जब ऑब्वियसली फिजिकली फोर्सेस कहकर उतारी गई, सारों के जानने से क्या फर्क पड़ता है अदालत में? लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं 26 को हमने करवा लिया था, तो अब ये हाउ कैन यू एंड आई सेटल इट? तो इश्तियाक साहब, फिर मुझे ये बताइए कि हाँ, जो केस ये आपने, जी प्लीज प्लीज गो अहेड, हाँ, जो केस आपने प्रेजेंट किया, इट टेल्स के भाई पाकिस्तान का इतना कोई कॉन्क्रीट मौकिफ नहीं है। तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान का अगर ये मौकिफ नहीं है, तो फिर इसको पाकिस्तान सस्टेन किस तरह करेगा अगर ये कभी कभी मौका आता है कि इस पे बात की जा सके और बाद में? तो ये तो कोई, अगर यही मामला है तो कोई सस्टेनेबल मौकिफ तो नहीं है ये। इंडियंस तो कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई केस ही नहीं है। वो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि जो रेजोल्यूशन है, मेन रेजोल्यूशन, दैट इन पाकिस्तानी ट्रूप्स विल वेकेट, देन द इंडियन ट्रूप्स विल वेकेट, और प्लेबिसाइट होगा, वो इंडिया ने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे पास एक और किताब भी है, वो एक इंडियन डिप्लोमेट ने मुझे भेजी है, जी। जहां पे वो आर्ग्यू करते हैं कि 1950s के शुरू तक जवाहरलाल नेहरू वाज विलिंग टू हैव अ प्लेबिसाइट, लेकिन प्लेबिसाइट में प्रॉब्लम ये हो गया था कि इन्होंने जो उनके लीडर थे ना सुदन के, सरदार इब्राहिम को हटा दिया था और अपने किसी पसंद के बंदे को डाल दिया था। तो देयर वाज अ सुदन रिवोल्ट। सुदन जो मेजॉरिटी है उस इलाके के महल पुंछ के, वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे, इसलिए नेहरू की ऑफर के बावजूद प्लेबिसाइट को पाकिस्तान ने एग्री नहीं किया। अब नाउ दीज आर क्लेम्स मेड बाय बोथ साइड्स, इस पे कोई आर्बिट्रेशन हो और कोई इन्हें चेक करे तो तभी फैसला हो सकता है ना। आई कैन ओनली प्रेजेंट टू यू व्हाट इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है ना। पाकिस्तान का जो है क्लेम वो मैं पूरी अच्छी तरह जानता हूं, और वो यही है कि ये पहले इनकी फौजें आई और बाद में ये साइन हुआ। टेक्निकली दिस माइट मेक सेंस, बट इफ पाकिस्तानी फोर्सेस कुड बी देयर ड्रेस्ड अप एज इरेगुलर्स, देन व्हाट्स द बिग पॉइंट? एक कोर्ट में इस चीज को क्या लिया जाएगा?
वो कहेंगे चलो जी हमने बाद में कर लिया, हु केयर्स, हमारी फोर्सेस आ गई थी तो जंग जहां पे स्टैंड स्टिल हुई है ये भी एग्री किया इन्होंने सीज फायर पे, तो हमने भी किया, बात खत्म हो गई। यही हो सकता है ना कि एक दिन के बाद करवाया है, ओके वी लैंडेड, यू पीपल वर ऑलरेडी देयर, हाँ जी, जी तो अब जंग पे सीज फायर आपने भी एग्री कर लिया, हमने भी एग्री कर लिया, तो व्हाट इज द बिग पॉइंट, व्हाट इज द बिग डील विद दैट, ये क्या पॉइंट है? ठीक है। इश्तियाक साहब, इस हिस्से के वक्त को हम एक्सीड कर गए हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि मैं आखिरी सवाल कर लूं, ताकि इस हिस्से को सुनने वालों की तशनगी ना रह जाए, कम से कम ये मामला पूरा हो जाए। अब हमें आपने हमें पूरी पूरी टाइमलाइन से बताया कि किसका क्या मामला था, क्या हुआ। इस पूरे में ब्रिटिश का क्या किरदार है? और वो जो आर्ग्यूमेंट बार बार कभी कभी माफ कीजिएगा, अक्सर औकात पेश किया जाता है चंद राइटर्स की तरफ से, कि ब्रिटिश ने इसको छोड़ दिया ताकि एक बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो यार, ब्रिटिश ने ये हरकतें हर जगह पे की हैं। इसराइल की क्रिएशन भी तो इसी तरीके से इन्होंने की ना। मेरी तो जो रिसर्च बताती है कि इन्होंने पाकिस्तान कोई मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं बनाया, ना ये इन्होंने हिंदुओं की नफरत से पार्टीशन की है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो बनानी थी उसके मुताबिक की है। मैं अपने पाकिस्तानियों से पूछता हूं कि यार पाकिस्तान बनाने के अंदर अंग्रेजों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है, जिन्होंने सिर्फ 20 साल पहले जो मुसलमानों का आखिरी निशान था ऑटोमन एम्पायर, उसको तबाह कर दिया, सारा उसका उसकी टेरिटरीज छीन ली ताकि मुसलमानों की पावर ही कोई ना रहे। और पाकिस्तान को जो उन्होंने बनाया वो उन्होंने रिजल्ट ले लिया पाकिस्तान से यार। ये अफगान जिहाद के दौरान, ये अफगान, देखे जिना साहब ने 46 में इनको मिस्टर इस्माइल को भेजा था अमेरिका के, कहो कि डोंट अपोज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, हम आपके फ्रंट लाइन स्टेट होंगे टू फाइट कम्युनिज्म। उस जमाने में अंग्रेजों का बगबेयर था द रशियंस, और ये बगबेयर तो 17th सेंचुरी से आ रहा था, लेकिन जब रूसी एम्पायर कम्युनिस्ट हो गई तो वो तो डबल प्रॉब्लम इनके लिए हो गया ना। पाकिस्तान इन्होंने बनाई इसीलिए कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे कम्युनिज्म को रोकने के लिए, और जिन्ना साहब इज ऑल पार्टी टू दैट यार। जी, और उस पर हमने बड़ी डिटेल से पहले भी बात की है, आपने वक्त दिया था, आपको याद होगा। जी जी लेकिन मेरा बिल्कुल सवाल बिल्कुल। बस अपनी जगह पर रह गया, अगर आप उसको स्पेसिफिकली एड्रेस करना चाहें कि जी, कश्मीर को स्पेसिफिकली इसलिए छोड़ा गया था कि बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा रहे। वन कैन नॉट डिसमिस दैट एट ऑल कि उन्होंने तो प्रिंसली स्टेट्स का पूरा शोशा छोड़ा था ना, लेकिन प्रॉब्लम जाके कश्मीर पे इस तरह बना जैसे कि ये इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, इसकी पॉपुलेशन एक किस्म की, इसकी रूलिंग क्लास एक किस्म की, तो यहाँ पे ये झगड़ा बहुत एक्सट्रीम पे आया। जूनागढ़ में भी तो यही हुआ था ना, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं था तो पाकिस्तान वहां पे कुछ ज्यादा नहीं कर सका। और हैदराबाद इंडिया का हिस्सा इसलिए बना ना कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बहुत दूर था। तो ये कई शोशे जो हैं, देखें, लेट मी नाउ एक और बात बता दूं। अमेरिका का प्रेशर ये था कि इंडिया को डिवाइड नहीं करना, इंडिया को यूनाइट करना है, ताकि ये हम बिल्ड करेंगे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव टू द कम्युनिस्ट हु वर विनिंग इन चाइना। अमेरिकन का एक्सपीरियंस चाइना में ये था कि कॉमिनटेंग हार रहा है और कम्युनिस्ट जो हैं वो जीत रहे हैं, और ये कम्युनिज्म शायद इंडिया में आ जाए, इसलिए इंडिया का यूनाइटेड होना, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होना बड़ा लाजमी है। ठीक है, तो इस एतबार से वो पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे, आखिर तक खिलाफ थे। लेकिन पाकिस्तान ने बनते साथ ही उनको 2 बिलियन का वो कह दी थी डिमांड कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और मैंने अपनी गैरिसन स्टेट किताब में लिखा है, एंड अमेरिकन आर क्वाइट ब्लंट कि डू दे थिंक डॉलर्स ग्रो ऑन ट्रीज। उन्होंने सिर्फ 10 मिलियन दिए थे, विच इज 0.5% ऑफ व्हाट वी वर डिमांडिंग। यानी वी वर मोर विलिंग टू बी द फ्रंट लाइन स्टेट ऑफ द अमेरिकन देन द अमेरिकन इन 1947 थॉट वी कुड बी ऑफ एनी यूज। ये है बैकग्राउंड।
तो आपकी बात का मैंने जवाब इस तरह दे दिया है कि अंग्रेजों ने ये, हाँ, तो माउंटबेटन, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, नेहरू के साथ उनकी दोस्ती, ये था कि प्रिंसली स्टेट्स को कहा जाए कि आप इंडिया के साथ अमेलगमेट हो ताकि इंडिया वन रहे। अमेरिकन भी ये चाहते थे। लेकिन देयर वाज अनदर जेंटलमैन, एन इंग्लिशमैन, कोरफील्ड, सर कोरफील्ड. He represented the conservative lobby in England, who wanted all 565 states to declare themselves independent, ताकि इधर से आप एक दरवाजे से जाएं और कई दरवाजों से आप फिर एंटर कर जाएं। लेकिन वो इसलिए नहीं हो सका कि अमेरिका पुट दिस फुट डाउन। अंग्रेजों ने फिर भी जाते जाते अपनी मर्जी के मुताबिक पार्टीशन कर दी। अमेरिकन तो इसके खिलाफ थे। जून 1947 में मैंने खत एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर एटली का लिखा है जिनाली किताब में, जिसमें उन्होंने अमेरिका को तब बताया कि नहीं हम जाते हुए ना पार्टीशन कर रहे हैं। तो ये 2-3 मॉडल थे। ये है बैकग्राउंड। इश्तियाक साहब, मेरा अंग्रेजों की शरारत तो बिल्कुल है यार, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका लेवल क्या है मुझे नहीं पता। मेरा दिल बिल्कुल नहीं है कि कन्वर्सेशन को यहाँ पे रोका जाए, लेकिन हमने टाइम एक्सीड कर लिया है। तो अब तक आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अगले हिस्से में हम यूएन के किरदार पे और कश्मीर का ये मामला और ये तहरीक किस तरह उठी उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। अब तक आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। वेलकम जी।